नमस्कार दोस्तों। पॉपुलेशन के मामले में इंडिया दुनिया का नंबर 1 देश है। कभी सोचकर देखा ऐसा क्यों है? लगभग 147 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ा और हैरानी की बात तो यह है कि इवन 18% पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में रहती है, लेकिन रहने के लिए सिर्फ 2% ज़मीन है। इसी कारण से लोग अक्सर कहा जाता है कि इंडिया ओवर पॉपुलेटेड है। अब ओवर पॉपुलेशन के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। कोई एजुकेशन को ब्लेम करता है तो कोई गरीबी को। लोग अक्सर कहते हैं कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं तो उन्हें पता नहीं कि कितने बच्चे पैदा करने हैं। ये भी कहा जाता है कि गरीब लोग ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा कमाने वाले लोग होंगे तो आय ज़्यादा होगी। और कुछ लोग तो सीधा उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स। यह बात सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार इंडिया की पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इतना बड़ा कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार अलग देश होते तो थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज होते। इन दोनों की पॉपुलेशन मिलाकर 370 मिलियन है, जो कि अमेरिका और इंडोनेशिया के देशों से भी कहीं ज़्यादा। लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के पीछे गलती यहाँ पर सिर्फ यूपी और बिहार वालों के लोगों की नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज़ की है जो लोगों के कंट्रोल से बाहर है। आओ समझाता हूँ आपको यह पूरा रहस्य आज के इस वीडियो में। अगर हम इतिहास में देखें तो एक बड़ा क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। सिर्फ अभी नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन हमेशा से ही अधिक रही है। आज से 1000 पहले भी, 2000 साल पहले भी, इवन 4000 साल पहले भी। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन के मुताबिक साल 1D से लेकर 1000 डी एडी तक इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% थी। यानी कि 1000 सालों के इस टाइम पीरियड तक दुनिया का लगभग हर तीसरा इंसान इंडियन था। अगर आज हम इसे देखेंगे तो आज सिर्फ दुनिया का हर छठा इंसान इंडियन है। तो सच बात तो यह है कि परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन पर परसेंटेज पहले से भी ज़्यादा थी। क्या कारण है इसके पीछे? एक शब्द में कहा जाए तो ज्योग्राफी। लोग जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो कंसीडर करना भूल जाते हैं कि एक्चुअली में पॉपुलेशन ज़्यादातर ज्योग्राफी पर डिपेंड करती है। जहाँ नदियाँ अधिक होती हैं, फर्टाइल लैंड भी वहीं होता है, वहीं ह्यूमन टू सिविलाइजेशन बसती है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस को भी अगर हम देखें तो वो भी नदियों के किनारे ही बनी। मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के किनारे, इजिप्ट नील नदी के किनारे, चीन में येलो रिवर के पास, इंडियन में इंडस रिवर के पास बनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कारण बड़ा सिंपल है, जहाँ फर्टाइल लैंड होगा वहीं अच्छे से खेती करी जा सकेगी, वहाँ ज़्यादा खाना उगेगा और लोगों को ज़्यादा खाने को मिलेगा, और ज़्यादा खाने की वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन को मेंटेन कर पाना पॉसिबल होता है। अब कमाल की बात यह है कि इंडिया को हजारों सालों से ऐसा ही फर्टाइल लैंड, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंटिन्यूअस पीस ऑफ फर्टाइल लैंड, इसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। नक्शे में देखिए, नॉर्थ इंडिया में एक स्ट्रिप जैसा एरिया जो पाकिस्तान के सिंध से शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए बांग्लादेश के सुंदरवन तक जाता है। यही है इंडो गैंगेटिक प्लेन, दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट फर्टाइल एलुवियल प्लेन। टोटल में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है, जिसमें बसती है दुनिया की 11% पॉपुलेशन। इस प्लेन के बनने के पीछे जो कारण है वो दुनिया का की सबसे ऊंची पहाड़ी हिमालय। यहाँ की जियोलॉजिकल कहानी आज से करीब 5 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी, जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स गोंडवाना से होकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस भारी टक्कर की वजह से हिमालयन माउंटेन रेंज बनी और हिमालय के ठीक नीचे एक डीप डिप्रेशन बन गया। साइंटिस्ट के मुताबिक मेजरली हिमालयन और कुछ कुछ डेक्कन की नदियों में ने लगभग 17 लाख साल पहले ही इस डिप्रेशन में मिट्टी और पत्थर के टुकड़े यानी कि सेडिमेंट्स भरने शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से यहाँ धीरे-धीरे ऐसी नरम मिट्टी यहाँ जमा होती रही जो बहुत फर्टाइल होते हैं, जिसे एलुवियल कहा जाता है। अब क्योंकि पहाड़ियाँ यहाँ इतनी ऊँची बनी, उन पहाड़ियों पर बर्फ भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन बर्फ के पिघलने से नदियाँ भी बहुत सारी निकली। इतने छोटे से एरिया में इतनी सारी नदियों का कंसंट्रेशन आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन का नाम 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, इंडस नदी और गंगा नदी। लेकिन यहाँ पर 3 प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा जो साउथ से होते हुए बहती है, ब्रह्मपुत्र जो ईस्ट की तरफ बहती है और इंडस नदी जो कश्मीर और लद्दाख से होते हुए वेस्ट में पश्चिम की तरफ बहती है। इसी इंडस नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। हिस्टोरियन टिम डायसन के अनुसार अपने पीक पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन 40 से 60 लाख लोगों की थी। यह अपने समय में किसी भी सिविलाइजेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। सिर्फ चाइना की येलो रिवर सिविलाइजेशन की 35 लाख की पॉपुलेशन इसके कुछ करीब थी। लेकिन बात यह है कि 4000 साल पहले भी यह रीजन दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड था, फर्टाइल प्लेन्स और इन नदियों के चलते।
और यही पैटर्न आपको दुनिया के कोने-कोने में दिखाई देगा। यहाँ जहाँ-जहाँ फर्टाइल लैंड वहाँ-वहाँ पॉपुलेशन। चाइना का नॉर्थ चाइना प्लेन देखिए, जो 3 नदियों से बना है, येलो रिवर, वाई रिवर और हाई रिवर। यह वाला चाइना का लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है, एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट, और इसीलिए यहाँ पर लगभग 40 करोड़ लोग रहते हैं। चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आप नक्शा देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इसी तरह चाइना की सबसे लंबी नदी यांगत्से रिवर के एलुवियल प्लेन में भी लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ चाइना की नहीं है, आप यूरोप को देख लो। नीदरलैंड और बेल्जियम यूरोप की 2 सबसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है। नीदरलैंड में पर स्क्वायर किलोमीटर 531 लोग रहते हैं और बेल्जियम में यही 386 लोग रहते हैं। इसके कंपैरिजन में इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी केवल 484 है। सोच कर देखो, इंडिया जिसे ओवर पॉपुलेटेड कहा जाता है, उससे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम नीदरलैंड है। और इसके पीछे भी सेम कारण है। नीदरलैंड की जमीन बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ राइन, म्यूज और सेल्ड रिवर का डेल्टा पाया जाता है। कई नदियाँ हैं, देश भर में कैनल्स बने हुए हैं और फ्लैट लैंड है, यानी एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट कंडीशंस। नीदरलैंड इतना छोटा सा देश है लेकिन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इसके बगल में बेल्जियम और नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में भी सेम रीजन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप यहाँ साइज कंपेरिजन देखें। नीदरलैंड्स का साइज इंडिया की एक स्टेट महाराष्ट्र के साइज के आधा सा टुकड़ा है, लेकिन फिर भी यह पूरी दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। इससे आपको इस तरह की फर्टाइल जमीन की पोटेंशियल का पता चलता है। अपनी हाईटेक सस्टेनेबल और इंटेंसिव फार्मिंग के चलते उन्होंने यह सब अचीव किया, वो भी 90% से ज़्यादा पानी को बचाकर। साथ में उन्होंने नदियाँ, डेल्टा और कैनाल्स बनाए। सब कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया, हर स्क्वायर किलोमीटर से मैक्सिमम आउटपुट निकल सके। सोच कर देखो, इसी तरह से इंडिया की इतनी बड़ी फर्टाइल जमीन में किस लेवल का पोटेंशियल है। ऐसी पोटेंशियल वेस्ट हो जाती है अगर उसे सपोर्ट करने के लिए कोई एफिशिएंट सिस्टम ना हो। अब जापान का केस देखो। जापान का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक छोटू सा देश है लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन 12 करोड़ से ज़्यादा की है। यहाँ एक एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम है, सिर्फ 12.5%। 73% यह देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। लेकिन जानते हो फिर भी यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा कैसे है? रीजन वही है क्योंकि हिस्टोरिकली जापान में खाना बहुत अबोंडेंट था। फर्टाइल लैंड ज़्यादा नहीं है लेकिन जापान के आसपास का समुद्र मछलियों और बाकी सी फूड से भरा हुआ है और यहाँ के लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसी वजह से जापान भी अपनी पॉपुलेशन को एक बड़ी पॉपुलेशन के रूप में सस्टेन कर पाया। एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा होगा कि अगर फर्टाइल लैंड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो इजिप्ट की नाइल वैली में भी फर्टाइल लैंड है, चाइना के नॉर्थ चाइना प्लेन में भी फर्टाइल लैंड है, तो इन जगहों की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा क्यों नहीं है? इसका कारण है दोस्तों टोटल एरिया डिफरेंस। इंडो गैंगेटिक प्लेन इतना खास है क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा फर्टाइल प्लेन है। जैसे बताया था, इसका एरिया टोटल 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कंपेरिजन किया जाए तो नॉर्थ चाइना का प्लेन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इजिप्ट की नाइल वैली सिर्फ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये नाइल वैली तो इतनी पतली स्ट्रिप है जिसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ रेगिस्तान है। इसी कारण से इजिप्ट के 11 करोड़ लोग में से 95% लोग नाइल नदी के 20 किलोमीटर के अंदर ही रहते हैं क्योंकि बाकी जगहों पर रेगिस्तान है। इसके अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक और बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है जो दुनिया के ज़्यादातर और फर्टाइल के अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक और बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है जो दुनिया के ज़्यादातर और फर्टाइल एरियाज में नहीं देखने को मिलता, जो पानी का सोर्स। इजिप्ट में पानी के लिए एक ही सोर्स है, यह नाइल नदी। यह बारिशों का मौसम नहीं होता है, साल में बहुत कम बारिश होती है। इसी तरह नॉर्थ चाइना प्लेन में भी कम बारिश होती है जिसके कारण फसल उगाने के लिए नदी का पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंडो गैंगेटिक प्लेन में हिमालय की पहाड़ियों ने हमें न सिर्फ ढेर सारी नदियां दी हैं बल्कि एक मानसूनी सीजन भी दिया है। इन पहाड़ियों में आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ देखी जाती है, इसलिए इसे दुनिया का थर्ड पोल भी कहा जाता है। इस थर्ड पोल से 10 मेजर नदियां निकलती हैं जो अपने आप में तो पानी सप्लाई कर ही रही है 190 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हिमालय की पहाड़ियां साउथ वेस्ट मानसून की हवाओं के लिए एक बैरियर का काम करता है। इन पहाड़ियों की वजह से हवाएं तेज तिब्बत की तरफ क्रॉस नहीं कर पाती और इंडिया में ही रुक जाती है, जिसकी वजह से इंडो गैंगेटिक प्लेन में बहुत सारी बारिश देखने को मिलता है। प्रॉपर मानसून का सीजन देखने को मिलता है जो कि बाकी जगहों पर बहुत रेयर होता है। दूसरा एडवांटेज यह है कि ये पहाड़ियाँ सेंट्रल एशिया से आने वाले कोल्ड एयर को ब्लॉक कर देती है जिससे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती, फसलें उग पाती हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल बेनिफिट देखने को मिल रहा है, अच्छा मौसम, फर्टाइल लैंड और मानसून का सीजन। इसी कारण से इंडो गैंगेटिक प्लेन में साल में 2 से 3 फसलें उगाई जा सकती है, बाकी जगहों पर यह कर पाना मुश्किल है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम के प्लेन्स में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में।
नॉर्थ चाइना और नाइल रिवर के प्लेन्स में मानसून की सीजन नहीं होता है, लेकिन इंडिया में यह क्लाइमेट बहुत ही सूट करता है। हजारों सालों से कम 2 फसलें साल में उगाई जाती रही है। साल 34 बीसी के आसपास सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज भारत आया था। जब यह वापस ग्रीक गया तो उसने इंडिया पर एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे एक्सटेंसिव किताब लिखी, इंडिका। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि इंडिया में साल में 2 फसलें उगाई जाती है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में अकाल कभी नहीं पड़ता और न ही कभी खाने की कमी होती है, क्योंकि यहाँ साल में 2 फसलें उगाई जाती है। जब एक ज़मीन 2 से 3 फसलें दे सकती है तो वह 2 से 3 गुना लोगों को फीड कर सकती है और इसी कारण इंडिया में हमेशा बाकी दुनिया से ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। तो यहाँ पर काउंटर आर्गुमेंट देंगे कि अगर यह बात सच है तो कुछ साल पहले तक तो चाइना में इंडिया से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। यह कैसे हो सकता है? आइए हिस्टोरिकली एक नज़र डालते हैं। साल 1 एडी में वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर 32.5% था और चाइना का 25.5%। इसी तरह 1000 एडी में इंडिया में 28% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती थी और चाइना में केवल 22%। 300 साल पहले तक भी साल 1700 में इंडिया में दुनिया के 27.3% लोग रहते थे और चाइना में केवल 22.9% लोग। तो पैटर्न बड़ा क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हिस्टोरिकली हमेशा से इंडिया और चाइना में दुनिया का 50 से 60% पॉपुलेशन रहती थी और दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया हमेशा से ही चाइना से ज़्यादा था। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में एक बड़ी एक्सेप्शन देखने को मिलती है, एक विसंगति, एक ऐसा कारण जिसकी वजह से पिछले 100 सालों में चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा हो गई। और यह इसलिए नहीं हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई, लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई। इस दौरान ब्रिटिश राज की वजह से ब्रिटिश हुकूमत के अंदर इंडिया में 25 मेजर अकाल पड़े। साल 1770 से लेकर 1947 के बीच इन अकाल की वजह से लगभग 3 से साढ़े 3 करोड़ लोग मारे गए। यह नंबर इतना बड़ा है कि कंपैरिजन के लिए देख लो तो वर्ल्ड वार 1 में 85 लाख लोग मारे गए थे, यानी वर्ल्ड वर्ल्ड वार 1 में जितने लोग मारे गए थे उससे 4 गुना ज़्यादा लोग ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में मारे गए थे। सन 1770 ईस्वी में बंगाल में एक ग्रेट फेमिनेंस आया जिसमें बंगाल की लगभग एक तिहाई पॉपुलेशन जो लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। ऐसे ही 1876 में और 1878 के बीच में एक से बड़ा एक अकाल देखने को मिला जिसमें लगभग 70 से 80 लाख लोग मारे गए। सबसे बड़ा अकाल 1943 ईस्वी का बंगाल में अकाल जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। इन अकाल के पीछे कोई ज्योग्राफी और न कोई नेचर रिस्पॉन्सिबल था। रिस्पॉन्सिबल थे तो सिर्फ ब्रिटिश लोग और उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज, जैसे कि 1943 का बंगाल अकाल इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने वर्ल्ड वार 2 की वजह से अनाजों का स्टॉक पाइलिंग करनी शुरू कर दी अपने सैनिकों के लिए और इसकी वजह से इंडिया से बाहर भेजा गया बहुत सारा अनाज। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इंडिया के हजारों सालों के इतिहास में यह ब्रिटिश पीरियड एक एनोमली थी जिसमें इंडिया की नेचुरल प्रोस्पेरिटी को आर्टिफिशियल सप्रेस कर दिया गया और जब हमें आज़ादी मिली तो इसके बाद कभी भी कोई अकाल देखने को नहीं मिली। कारण से इंडिया की पॉपुलेशन दोबारा बढ़ने लगी। 1947 से लेकर 1981 तक इंडिया की पॉपुलेशन लगभग डबल हो गई और 2001 आते-आते यह 100 करोड़ की जनसंख्या को क्रॉस कर गई। ये पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी इसलिए हुई क्योंकि इंडिया के फर्टाइल लैंड को सरकार की पॉलिसीज ने ऐड किया। 1960 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया, जिसके बाद गेहूँ इतना हुआ, 1968 में इतना हुआ जिसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई, जिसे स्कूलों और थिएटर्स में रखना पड़ा। तो यह है दोस्तों रूट कॉजेज़ इंडिया के पॉपुलेशन के पीछे का कारण। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर एजुकेशन, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी और एक्सेस टू हेल्थ केयर जैसे फैक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उन उनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो सारे फैक्टर्स इन ज्योग्राफिकल रीजन्स के बाद आते हैं। अब जैसे-जैसे लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस फैल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो रही है, तो इंडिया का पॉपुलेशन भी अब स्टेबलाइज़ कर रही है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट आज के दिन 1.9 पर आ गया है। रिप्लेसमेंट लेवल यानी कि पॉपुलेशन स्टेबल रहने के लिए जितने बच्चे चाहिए वो है 2.1। तो अब इंडिया रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे आ गया है। इसका मतलब है कुछ दशकों बाद इंडिया की पॉपुलेशन नीचे जानी शुरू हो जाएगी। नेशंस के प्रोजेक्शन के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन साल 2060 के आसपास पीक करेगी और उसके बाद नीचे जानी शुरू हो जाएगी। 36 में से 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फर्टिलिटी रेट अब रिप्लेसमेंट लेवल या उससे नीचे आ गया है और कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में तो यह यूरोपियन कंट्रीज के बराबर आ गया है, 1.3 से लेकर 1.5 के बीच। रियलिटी यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन अब नेचुरली स्टेबलाइज हो रही है और
कल को कोई अगर आपसे पूछे कि आखिर इंडिया इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है, तो सीधा जवाब देना, इंडिया ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, बल्कि इंडिया ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड है। इंडिया के पास तेजी से ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण नदियों में पानी का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन टोटल वाटर स्टोरेज घट रही है। क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून पैटर्न भी बदल रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। 2022 में एक्सट्रीम वेदर इवेंट में 50 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई। इसके अलावा ओवर यूज के कारण इंडो गैंगेटिक प्लेन में ग्राउंड वाटर भी तेजी से कम हो रहे हैं। हमें यहाँ पर पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया की इस ब्लेसिंग को बनाए रखा जाए। अगर चीज़ों को यहाँ कंट्रोल ना किया गया तो इंडो गैंगेटिक प्लेन जो इंडिया के लिए ब्लेसिंग रहा है, उसकी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक कर्ज कर्ज बन जाएगा और करोड़ों लोगों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम अपनी पूरी कोशिश करें इस नेचुरल वाटर को बचाए रखने की। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए नदियों को साफ रखने की। जहाँ-जहाँ डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों को काटा जाता है, वहाँ-वहाँ अपनी आवाज़ उठाइए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो यहाँ दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।